प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज फसल उत्पादन के इस 7वें अध्याय फसलों की खेती में तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज आप समझेंगे उड़द की खेती। तो उड़द की खेती में वानस्पतिक नाम है इसका उड़द का विग्ना मूंगो। क्या है? विग्ना मूंगो। परिवार या कुल लेग्यूमिनेसी। आपको मालूम ही है कि जितनी भी द्विबीजपत्री फसलें होती है या दलहनी फसलें होती है उनका कुल लेग्यूमिनेसी होता है। तो उड़द का वानस्पतिक नाम विग्ना मूंगो। परिवार इसका क्या है? लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थान अपना देश भारत ही है, याद रखेंगे। उन्नत किस्में, उड़द की उन्नत किस्में हैं टाइप 9, टाइप 27, टाइप 122, टाइप 65, कृष्णा, खरगाव 3, JU 3, पंत U19, नवीन, ग्वालियर, उज्जैन 4, JU 2, पंत U30 आदि। तो ये हुई उन्नत उड़द की किस्में। अब चलते हैं दूसरा बाजार बीज दर पर। बीज दर, किस बीज दर से इसे बोना चाहिए? तो खरीफ की फसल हेतु 10 से 15 किलोग्राम और जायद की फसल हेतु 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर पर इसे बोना चाहिए। 10 से 15 किलो खरीफ की फसल में और जायद की फसल बोना है तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीजोपचार कैसा करेंगे इसका? आपको मालूम है दलहनी जितनी भी फसलें होती है उन दलहनी फसलों को कभी भी बीजोपचार करके ही बोना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजोपचार से क्या लाभ है हमें? एक तो अंकुरण क्षमता हमें अच्छी मिलती है, दूसरा बीज के ऊपर जो जीवाणु या विषाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, बीज के अंदर जो जीवाणु विषाणु होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं और पौधा इस प्रकार से निकलता है कि उसे कोई भी अंकुरण के समय पर कीट व्याधि न खाए, क्योंकि उसकी गंध ही इस प्रकार से बीजोपचार के जो रासायनिक तत्व है उनसे निकलती है, रसायन तत्व, जिससे कीट व्याधियाँ दूर हो जाती है। तो उसे किसी प्रकार का रोग नहीं लगता और कोई कीट नहीं खाता। तो बीजोपचार कैसे करेंगे इसका? बोआई के पूर्व थाइरम, बोआई के पूर्व क्या करेंगे? किस दवाई से? थाइरम से। वह कैप्टान, थाइरम या कैप्टान अथवा बाविस्टीन। यह तो खरीफ की फसल का लाजवाब ही बीजोपचार करने वाला रसायन तत्व है। बाविस्टीन, थाइरम, कैप्टान अथवा बाविस्टीन नामक दवा की कितनी मात्रा? पूर्व में भी सोयाबीन में, मूंग में हमने उपयोग में लिए 3 ग्राम। थाइरम, कैप्टान या बाविस्टीन की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम। याद रखना है 1 किलोग्राम बीज पर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के अनुपात से बीजोपचार करना चाहिए। फिर दूसरा बीजोपचार किससे करना चाहिए? क्योंकि जितनी दलहनी फसलें हैं तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा लगती है। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए राइजोबियम कल्चर से भी बुआई से पूर्व 1 पैकेट, याद रखना है 1 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से बीजोपचार
करना चाहिए। दूसरा, आगे चलते, खाद एवं उर्वरक। उड़द की खेती करने के लिए जानते हैं हम खाद कौन कौन सा लगेगा और कौन से उर्वरक लगेंगे। तो उड़द एक दलहनी फसल है। कैसी फसल है? दलहनी फसल है। दलहनी फसल होने के कारण कम नत्रजन चाहिए। क्या कम चाहिए? नत्रजन। नत्रजन कम चाहिए तो 120 केजी नत्रजन लगेगा। इससे कितना? 120 केजी। नाइट्रोजन 30 से 40 केजी, फास्फोरस और 40 से 60 केजी पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा? एनपीके का 20:40:60। 20:40:60 एनपीके का अनुपात 20:40:60 के अनुपात में हम खाद एवं उर्वरक देंगे। अब चलते सिंचाई पर। जायद वाली फसलों में 3 से 4 सिंचाई। गर्मी के दिनों में जो फसल हम बोते हैं कितनी सिंचाई देंगे? 3 से 4 सिंचाई। 15 से 20 दिनों के अंतर पर। याद रखेंगे, जैसे ही पानी पर फसल आए, जैसी अपनी मृदा रहेगी उस अनुसार पानी की कमी नहीं होने देंगे, परंतु गीला ही गीला नमी नहीं रखेंगे। जब भी देखा कि 20% 30% नमी है, पानी दे देंगे। तो यह 15 से 20 दिन के अंतराल पर की जाती है। 3 से 4 सिंचाई 15-15 दिन के अंतर पर करेंगे अपनी मृदा की किस्म के आधार पर। जबकि खरीफ के दिनों में, बरसात के दिनों में यानी खरीफ के दिनों में वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वर्षा अगर नहीं हो तो फिर इसी दर से सिंचाई करनी पड़ती है। रोग एवं कीट, कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं देखते हैं। रोग एवं कीट, तो पहला लगता है पीला चितवर्ण रोग। देखा होगा आपने कि फसल पीली पीली पड़ने लग जाती है, चित्तियाँ पड़ने लग जाती है, पीला चितवर्ण रोग हो जाता है। तो यह एक बीज जनित रोग है। काय में रहता है यह रोग? बीजों में, है ना। तो इसीलिए हम बीजोपचार करते हैं। बीज जनित रोग है जो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजों में वायरस के द्वारा होता है। रोग का प्रसार सफ़ेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों द्वारा होता है। सफ़ेद मक्खी जैसे रस चूसक कीट। रोग की उग्र अवस्था में संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे हम? रोकथाम कैसे करेंगे देखते हैं। डाइमिथोएट, क्या देंगे हम रसायन? डाइमिथोएट 30 ईसी। कितने पावर वाली? 30 ईसी वाली। 30 ईसी प्रति लीटर। ध्यान रखना है, 1 लीटर पर 30 ईसी। 30 ईसी पावर डाइमिथोएट 30 ईसी प्रति लीटर प्रति हेक्टेयर, या फास्फोमिडान 200 से 300 मिली। कितना? 200 से 300 ml दवा प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। तो इससे पीला चितवर्ण रोग दूर हो जाता है। लीफ कर्ल रोग, कौन सा रोग? लीफ कर्ल। तो लीफ कर्ल रोग क्या होता है? इसमें पत्ती का क्लोरोफिल
जो हरापन होता है, पत्ती का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। हरी हरी पत्तियाँ दिखेगी तो फसल पीली पीली पड़ जाएगी। पत्तियों का मुड़ जाना, ऐसे कोंगड़ी हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। पत्तियों का मुड़ जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। पत्तियाँ अगर मुड़ने लगे तो हमें समझना है कि लीफ कर्ल रोग लग चुका है, यानी छोटी छोटी इल्लियाँ बारीक बारीक दिखेगी नहीं सूढ़ी, परंतु वह पत्तियों के नीचे देखेंगे तो दिखने लगेगी, या पत्तियों के बीच में होगी। जहाँ होगी वहाँ रस चूसना शुरू किया कि पत्ती मुड़ना शुरू हो जाता है। तो रोकथाम इसकी कैसे करेंगे हम? रोकथाम के लिए रोगी पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। खूब ज़्यादा पत्तियाँ मुड़ गई है तो उन्हें उखाड़ करके जला देना चाहिए, या दूर ले जा करके उस फसल के टुकड़े के दूर ले जा करके उसे फेंक देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए। रोगी पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। रोग रोधी किस्में जैसे टाइप 27, इसको यह रोग नहीं लगता है। टाइप 27 खरगाव को नहीं लगता है, खरगाव 3 आदि की बुआई करना चाहिए। उपज कितनी लेंगे हम? खरीफ की फसल से, वर्षा ऋतु की फसल से 10 से 12 क्विंटल, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तथा जायद की फसल से 12 से 15 क्विंटल। जायद में ज़्यादा पकता है, क्यों? क्योंकि रोग कीट इत्यादि जायद में कम लगते हैं धूप के कारण। बरसात में बदली आ जाती है, उसके कारण ज़्यादा कीट और रोग लगते हैं। तो जायद में 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम इसकी फसल ले सकते हैं। अगली फसल देखते हैं हम मूंग की। विग्ना मूंगो था वानस्पतिक नाम उड़द का। मूंग का वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा। क्या है वानस्पतिक नाम मूंग का? मुगना रेडिएटा, मुगना रेडिएटा। कुल इसका क्या है? कुल भी वही लेग्यूमिनेसी। उन्नत किस्में इसकी उज्जैन 4, 6, 15, 16, हाइब्रिड T1, शीला, पूसा बैसाखी, PS16, PDM 11, G65, PS10, क्रांति आदि किस्में जरूर याद करेंगे। यह अवश्य पूछी जाती है हर फसल में। उपज प्रति हेक्टेयर। नंबर 1, औसत उपज 8 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 8 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है मूंग। दूसरा 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो यह संकर नस्लों से, जो संकर किस्में रहेगी, संकर किस्मों से 8 से 15 क्विंटल और देसी किस्मों से 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कौन सी किस्मों से? देसी किस्मों से। और यह संकर किस्मों से। तो खाद एवं उर्वरक कितना लगेगा इसके लिए? खाद एवं उर्वरक की मात्रा 50 से 60
क्विंटल सड़ी गोबर खाद कितनी 50 से 60 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद डालना चाहिए प्रति हेक्टेयर। दलहनी फसलों में प्रति हेक्टेयर लिख लेंगे। दलहनी फसलों में इसमें नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको मालूम है कि दलहनी फसलों में उसके जड़ों में नाइट्रोजन की गांठें होती है तो अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो NPK का अनुपात रहेगा इसमें 20:60:40। नाइट्रोजन 20, फास्फोरस 60। नाइट्रोजन कितना 20, फास्फोरस 60 और पोटास 40 के अनुपात में प्रति केजी प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक देना चाहिए। बीजोपचार इसका किस प्रकार से करेंगे? बीजोपचार बोआई से पहले थायरम 3 ग्राम प्रति हेक्टेयर की थायरम 3 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजोपचार एवं बोआई के ठीक पहले राइजोबियम कल्चर से उपचार करना चाहिए 1 किलो के लिए 3 ग्राम। इस प्रकार से थायरम लेंगे और 1 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेंगे। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी लगेगी? बीज दर या बीज की मात्रा किस अनुपात में? हेक्टेयर। खरीफ में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खरीफ में जब बोना है तो कितना? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तथा जायद में 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गर्मी के दिनों में ज़्यादा लगेगा बोने के लिए, खरीफ में कम लगेगा। 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पंक्ति से पंक्ति की दूरी होना चाहिए 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेमी रखनी चाहिए। ज़रा पौधा फैलने के लिए जगह देंगे। जितना पौधा फैलेगा उतनी फलियाँ ज़्यादा लगेगी। हवा का संचार, प्रकाश का संचार बराबर माने जो है ज़मीन तक पहुँचेगा तो पौधा हष्ट-पुष्ट रहेगा तो फली ज़्यादा मिलेगी। महत्व, मूंग का क्या महत्व है? तो मूंग मुख्य रूप से दाल के लिए, भोज्य पदार्थों में जो दालें मिलाई जाती है तो दाल के लिए प्रयोग किया जाता है। पत्तियाँ और तने पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पत्तियाँ और तने का एक प्रयोग में लाते हैं, ये पशुओं को भी चारा हो जाता है ना। तो पत्तियाँ और तने पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। रोग एवं कीट कौन कौन से लगते हैं? तो रोग और कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे? रोग कौन से होंगे इसको? पर्णधब्बा विषाणु मोजेक किसको बोलते हैं, जिसको पाउडर 3 प्रकार के रोग दिए हुए हैं। एक तो पर्णधब्बा, एक दूसरा विषाणु मोजेक, वही जो सोयाबीन में लगता है। तीसरा पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडर पत्तियों पर हो जाता है, देखा आपने, है ना, पाउडरी मिल्ड्यू रोग है। तो 3 रोग इसके दिए हुए हैं। नियंत्रण इसका कैसा करेंगे? 2 kg जिंक मैग्नीज कार्बोनेट, क्या डालेंगे? 2 किलोग्राम जिंक मैग्नीज कार्बोनेट, 2 kg जिंक मैग्नीज कार्बोनेट प्रति हेक्टेयर की दर से देना है, छिड़काव करना है इसका। कीट कौन कौन से लगेंगे? एक तो फल्ली बीटल, फल्ली के अंदर देखा होगा आपने कई दाने में इल्लियाँ हो जाती है, इसको फल्ली बीटल बोलते हैं। दूसरा कंबल कीट भी इस पर बहुत ज़्यादा आक्रमण करता है,
मूंग पर कंबल कीट और जैसिड, यह 3 प्रकार के कीट लगते हैं। तो नियंत्रण कैसे करेंगे? खेत में होना ही चाहिए अनिवार्यतः एंडोसल्फान 35 cc वाला, है ना, 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। बुआई का समय क्या रहेगा? ग्रीष्मकालीन मूंग को मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर अप्रैल के मध्य तक तथा खरीफ की फसल में वर्षा ऋतु के समय में इसे 15 जून से 15 जुलाई तक बोया जा सकता है। पढ़ते हैं अरहर की फसल। समझते इसको, अरहर की फसल कैसे लेंगे हम? वानस्पतिक नाम इसका क्या है? अरहर का कैजेनस कजान, कुल इसका लेग्यूमिनेसी, उत्पत्ति अफ्रीका और नील नदी के ऊपरी भाग। धन्यवाद। अगले PDF में पढ़ेंगे इसको।